मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की, क्योंकि देश की राजनीति में जब हम बीजेपी के उन धुरंधरों की बात करते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करते हैं, तो जिस तरह इन्होंने बीजेपी को खड़ा किया और आज बीजेपी को इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़े दल के रूप में लाकर खड़ा कर दिया, ऐसे ही उत्तर देश की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती को भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। क्योंकि जिस तरह बसपा सुप्रीमो जो काम किया, जो एक लकीर खींची रिकॉर्ड की, उस लकीर को तोड़ पाना व्यक्तिगत रूप से किसी नेता के लिए बहुत आसान नहीं है। और चूंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अभी तक ये रिकॉर्ड बसपा सुप्रीमो मायावती के पास है, जो राजनीति में अपने आप को अपनी चमक दिखाते हुए और मजबूत धार के साथ 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि कोई एक नेता, चाहे आज़ादी के बाद लंबे समय कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे बीजेपी का शासन रहा हो, चाहे सपा का शासन रहा हो, लेकिन सबसे लंबे समय अगर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने शपथ ली है। अभी तक कोई और ऐसा नेता नहीं हुआ जो 4 बार मुख्यमंत्री बना हो। और चूंकि वो सब, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को वो बाखूबी याद है एक दौर के, एक जब मायावती राजनीति में आती है और 14 जनवरी 1984 को जब बसपा का गठन होता है। और बसपा के लिए मैं बता दूं कि बसपा ऐसा दल है जो अभी तक, जब से गठन हुआ उसके बाद राष्ट्रीय दल है और अभी तक राष्ट्रीय दल ही है। तो मैं बात करता हूँ बसपा सुप्रीमो मायावती की, कि जब 1984 में बसपा का गठन हुआ तो जो संघर्ष रहा वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं एक बार बता दूं कि जब काशीराम जी पूरे देश में मूवमेंट चला रहे थे, बामसेब के द्वारा लगातार पिछड़े, शोषितों और दलितों के लिए जो एक मंच बनाकर तैयार किया, वो लगातार उनके बीच जाते थे। वो सब बातें करते थे कि इस देश में जितना अधिकार अगड़ी जाति के लोगों को है, संपन्न लोगों को है, जब लोकतंत्र की बात होती है तो इतना अधिकार पिछड़ी जाति को होता है। पिछड़ों को, दलित को, वंचितों को, शोषितों को सबका अधिकार है। तो सबको वोट के प्रति उन्होंने जागरूक किया और कांशीराम को एक मायावती के रूप में एक ऐसी लीडर बनी जिसने बसपा का आकार बढ़ाया। तो जो कि अगर मैं क्रमवार के संघर्ष की बात करूं, आज भी इतना संघर्ष हर नेता नहीं कर सकता इंडिविजुअल जिस तरह मायावती ने संघर्ष किया। तो मैं बात करूं कि 1984 में जब बसपा का गठन हुआ तो पहली बार मायावती ने कैराना से चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव। हालांकि वो हार गई उसमें। फिर जब 1985 आया तो 1985 में उन्होंने बिजनौर में, चूंकि नगीना सुरक्षित सीट है, वहां से चुनाव लड़ा और उनके सामने धुरंधर थे। अगर हम बात करें कि कांग्रेस के प्रतिद्वंदी के रूप में मीरा कुमार, जो कांग्रेस की बड़ी लीडर थी, दूसरे जनता दल से रामविलास पासवान थे, तो बिहार से आके नगीना चुनाव लड़े और यहाँ मायावती के सामने टकराव में थे। हालांकि यहाँ जीत तो मीरा कुमार को मिली, रामविलास पासवान दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर मायावती रही। लेकिन इसके बाद जब 1987 का आता है तो 1987 में, चूंकि उत्तर प्रदेश उत्तरांचल एक ही थे, ये हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ती है, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिलती। और जब धीरे धीरे 89 का दौर आता है तो 89 में चूंकि बिजनौर से फिर चुनाव लड़ती है नगीना सुरक्षित सीट से, और यहाँ से मायावती ऐतिहासिक मतों से जीत जाती है। पहली बार नगीना जो सीट है बिजनौर की, वो ऐसी है जहाँ से मायावती ने जीत हासिल की। और इसके बाद में चूंकि फिर विधानसभा के चुनाव आए, क्योंकि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आगाज मिला था बसपा को, बसपा सुप्रीमो मायावती को। और सहारनपुर की जो हरोड़ा विधानसभा सीट है, वहां से वो 2 बार विधायक बनी और एक बार तब जब विधायक थी तब वो मुख्यमंत्री बन गई थी गठबंधन से, क्योंकि सपा और बसपा गठबंधन था। तो 1995 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो हरोड़ा विधानसभा से विधायक थी। और जिस तरह डेवलपमेंट हुआ सहारनपुर में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो एक लगातार कारवा बढ़ता गया और बसपा का रूप बहुत विकराल हुआ। तो चूंकि अगर मैं बात करूं बसपा सुप्रीमो की, मायावती की, तो कितनी बार मुख्यमंत्री, 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी, दूसरी बार फिर 1997 में मुख्यमंत्री बनी, तीसरी बार फिर भाजपा और बसपा के गठबंधन में 2002 में मुख्यमंत्री बनी, और चौथी बार इंडिपेंडेंट रूप से बसपा ने पूर्ण बहुमत सरकार 2007 में उत्तर प्रदेश में बनाई और 2007 से 12 तक वो मुख्यमंत्री रही। और लगातार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये मायावती का गढ़ है पश्चिम उत्तर प्रदेश,
और जब हम उनके गढ़ की बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, तो क्योंकि उस दरमियान 2008 से पहले जो गौतम बुद्ध नगर है, जहां उनका निवास है, जो बादलपुर गांव है बसपा सुप्रीमो का, ये संयोग रहा कि अपने जो चूंकि जब वो गाजियाबाद में होता था बादलपुर, तो आज तक कभी बसपा गाजियाबाद में खाता नहीं खोल पाई। आज तक कभी बसपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं मेरठ मंडल की बात कर रहा हूँ, जहां उनकी कर्मस्थली भी है, जहां जन्मस्थली है बादलपुर गाजियाबाद, तो जब हापुड़ गाजियाबाद सीट होती थी तब भी गाजियाबाद में कोई खाता नहीं खुल सका बसपा का। जब बुलंदशहर सुरक्षित सीट हुई तब भी बसपा का खाता यहाँ नहीं खुला। और चूंकि जो बुलंदशहर की पुरानी सीट थी, परंपरागत सीट, जहाँ चूंकि कल्याण सिंह का दौर था, तो तब भी बुलंदशहर में उनको खाता नहीं खुल पाया। और जब मैं बागपत की बात करता हूँ तो बागपत में भी बसपा का कभी खाता नहीं खुला। मतलब जो जन्मस्थली है जो बसपा सुप्रीमो मायावती की, वो अपनी जन्मस्थली में कभी लोकसभा में खाता नहीं खोल पाई। और चूंकि मेरठ मंडल में बादलपुर आता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार ये केंद्र भी रहा है बसपा सुप्रीमो, हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा उत्तर भारत रहा है। आज जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं बसपा की, तो चाहे उत्तरांचल हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, वहाँ इन तमाम राज्यों में इस समय प्रासंगिकता है। जब मायावती खड़ी होती हैं तो एक तमाम जो सामने वाले प्रतिद्वंदी पॉलिटिकल दल होते हैं तो हाँफने लगते हैं, इतना दमखम बसपा सुप्रीमो मायावती में है। लेकिन जो मेरठ मंडल है, जो गौतम बुद्ध नगर जो उनकी स्थली है, जो जन्मस्थली है, वहाँ ये संयोग है कि वहाँ अभी बसपा सुप्रीमो खाता नहीं खुला। जब 2008 में परिसीमन हुआ और सीट, तो तब गौतम बुद्ध नगर नई लोकसभा सीट बनी। तब पहली बार वहाँ गुर्जर और दलित समीकरण बैठा। सुरेंद्र नागर जो आजकल बीजेपी में हैं, वो उस समय पहली बार 2009 में गौतम बुद्ध नगर से पहली बार बसपा से सांसद बने थे। लेकिन उसके बाद चाहे 2014 का मामला हो, चाहे 2019 का मामला हो, फिर यहाँ खाता नहीं खुल पाया। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर बाद में सीट बनी तो इसलिए पहली बार जीती। अगर मैं बात करूँ बागपत की, हापुड़ गाजियाबाद की या बुलंदशहर की, यही इनकी स्थली है। और चूंकि बादलपुर मेरठ गाजियाबाद जो लोकसभा थी, हापुड़ गाजियाबाद, उस समय बादलपुर जिस विधानसभा में आता था वो विधानसभा गाजियाबाद में थी। वहाँ कभी प्रयास होने के बाद भी आज तक कभी बसपा नहीं जीत सकी। और चूंकि बागपत में कहा जाता है कि बागपत में दूसरे नंबर पे कभी नहीं रही बसपा, ज़्यादातर तीसरे नंबर पर रहती है, एक बार दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये संयोग है क्योंकि लगातार इतना संघर्ष करने के बाद भी जब मायावती के संघर्षों की बात होती है तो बिरले ही वहाँ तक पहुँचते हैं और बिरले यह संघर्ष करते हैं। और आज के दौर में चूंकि बसपा सुप्रीमो, बसपा का ऐसा नाम है मायावती का, अभी अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये लग रहा है बीजेपी भले ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 के पार का दावा कर दिया कि 80 सीट जीतनी है। और जब देश की बात करिए तो एनडीए का दावा है कि इस बार 400 के पार हम लोग सीट जीतेंगे। लेकिन उत्तर भारत में जिस तरह बीजेपी बसपा से डरी हुई है, उन्हें ये डर है इस समय, क्योंकि अगर बसपा सुप्रीमो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है तो हमें लगता है कि बीजेपी को रोक पाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी फिर 2014 का रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में है। जिस तरह बीजेपी चाहे भगवान राम में चूंकि अयोध्या का मंदिर बना है उसके नाम पे हो, चाहे डेवलपमेंट के नाम पे हो, बीजेपी जिस तरह शोर मचा रही है, इस तरह पूरी दुनिया में बीजेपी को लेकर सर्वे भी लगातार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि हकीकत भी है, जब हम कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा राजनीतिक दल है, जितने उसके पास सदस्य हैं इतने किसी दल के नहीं है। और ऐसे ही माना जाता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं कि जितने देश के टोटल पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा भारत में ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इतना बड़ा दल है। तो भाजपा, आप अंदाजा बसपा सुप्रीमो कितनी पावरफुल है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आचार संहिता अब तक लग जानी चाहिए थी, लेकिन भाजपा को डर है। डर किसका है? डर है बसपा सुप्रीमो मायावती का। उन्हें लगता है कि जो जिस तरह देश में दो संगठन हैं, एक इंडिया अलायंस और एक एनडीए, तो हालांकि एनडीए में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके गठबंधन से एनडीए बना है। और जब इंडिया अलायंस की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे दल हैं। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, अपना दल कमेरावादी है, आजाद समाज पार्टी है। हालांकि भाजपा के पास ज़्यादा दलों का गठबंधन है, वहाँ ज़्यादा दल हैं।
लेकिन ये कयास लग रहे हैं बहुत दिन से कि बसपा सुप्रीमो आचार संहिता के बाद में एनडीए का दामन थाम थाम सकती है। तो इस प्रकरण को लेकर हालांकि वो तो बसपा सुप्रीमो तय करेगी, लेकिन बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा दल होने के बाद, बहुत ताकतवर पार्टी होने के बाद बसपा सुप्रीमो से इसलिए डरी हुई है कि कहीं आचार संहिता लगने से पहले या लगने के बाद अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया अलायंस में आ जाती है तो जो बीजेपी का सपना है कि चूर चूर ना हो जाए। क्योंकि ये माना जाता है कि जो इंडिया अलायंस सिस्टम में बना है देश में, और मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी इसलिए सत्ता में होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीत रही है। बीजेपी को ये डर है कि अगर बसपा सुप्रीमो ने इंडिया अलायंस का हाथ थाम लिया, कांग्रेस सपा के गठबंधन चली गई, तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का नारा है, जो कल्पना है बीजेपी की 80 के पार 2024 में 80 के पार, तो उन्हें डर है कि कहीं ये कल्पना अधूरी ना आ जाए और ये सपना बीजेपी का टूट ना जाए। हालांकि अभी ये सब कहना मुश्किल है, बहुत सारे लोग ये सब कल्पना कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, कहीं इंगित कर रहे हैं कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और मायावती के बीच में कुछ बात चल रही है, लेकिन तब तक ये सब बात प्रमाण न चढ़ जाए, गठबंधन ना हो जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो मैं आज बात कर रहा था बसपा सुप्रीमो मायावती की। इतने संघर्ष के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरा कहना यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से बसपा की शुरुआत हुई और यहाँ चाहे कैराना हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे हरिद्वार हो, इन सब लोकसभा सीटों से बसपा सुप्रीमो चुनाव भी लड़ा। लेकिन जो बसपा सुप्रीमो का पूरे उत्तर भारत में बसपा का अपना नेटवर्क है, बहुत मजबूत नेटवर्क है, जिसके साथ बसपा खड़ी हो जाती है वहाँ जीत आसान हो जाती है, और जिसके सामने चुनाव लड़ती है वहाँ हार कराने में बसपा का बहुत बड़ा अहम रोल है। मतलब इस समय उत्तर भारत में प्रासंगिकता है बसपा की। बावजूद इसके मेरा कहना यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बसपा सुप्रीमो मायावती की अपनी जन्मस्थली है, वहां ना जाने क्यों, क्योंकि मेरठ मंडल में अगर हम बात करें तो मेरठ मंडल में मेरठ है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है और बुलंदशहर है, और इसी मंडल में सबसे कमजोर बसपा सुप्रीमो है। अपने घर में सबसे कमजोर है बसपा सुप्रीमो। मेरठ की बात करें तो सिर्फ एक बार 2004 में एक बार बसपा से सांसद जीते हैं मोहम्मद शाहिद अखलाक। इसके अलावा एक बार अलीगढ़ में जीते हैं एक बार। बाकी गौतम बुद्ध नगर जब बना 2008 में, तो 2009 में एक सीट एक बार जीते हैं, उसके बाद कभी जीत नहीं हुई। मतलब बस ये क्या संयोग है कि बसपा सुप्रीमो पूरे देश में राजनीति का उसका वर्चस्व है, लेकिन अपने मंडल में, अपने गृह में वो सबसे पीछे हैं। और यही मेरठ मंडल की कई लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां अभी तक बसपा सुप्रीमो खाता नहीं खोला। चूंकि बागपत को भी हम, चूंकि गौतम बुद्ध नगर तो अब सीट बनी है और चूंकि मेरठ मंडल का एक हिस्सा बागपत है, ये कहना बहुत जरूरी है कि क्या वजह है कि अपने गढ़ में बसपा सुप्रीमो कभी चल नहीं पाई और कोई करिश्मा नहीं कर पाई, जबकि पूरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां बसपा का वर्चस्व रहा। मैं अगर बागपत की बात करूं, बागपत लोकसभा की, तो चूंकि 1957 से लगातार यहाँ कांग्रेस और लोकदल के बीच संघर्ष रहा और अब बीजेपी का संघर्ष है, तो यहाँ अभी तक अगर मैं बात करूं तो जो हापुड़ लोकसभा सीट है, हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा सीट होती थी, और इसी लोकसभा सीट में बादलपुर गांव भी आता था। अगर मैं 57 से बात करूं तो 1957 में यहाँ केसी शर्मा बने थे, कांग्रेस के सांसद थे, तो 57 में ये बने, और फिर 62 में यहाँ कमला चौधरी सांसद बनते हैं 1962 में। 1967 में यहाँ प्रकाश वीर शास्त्री सांसद बन जाते हैं। 1971 में बुद्ध प्रिया मौर्य कांग्रेस से सांसद हो जाते हैं। 1977 में कुंवर महमूद अली खान जनता पार्टी से सांसद हो जाते हैं। 1980 में अनवर अहमद जनता पार्टी सेकुलर से सांसद होते हैं। 1984 में केदार सिंह होते हैं, कांग्रेस से सांसद होते हैं, और 1989 में केसी त्यागी जनता दल से यहाँ सांसद बन जाते हैं, कृष्णचंद्र त्यागी। और 1991, 1996, 1998 और 1999 तक लगातार यहाँ डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर सांसद होते हैं बीजेपी से। 2004 में यहाँ सुरेंद्र प्रकाश गोयल सांसद बनते हैं, और चूंकि 2008 के बाद ये सीट बदलती है, ये सीट बदलकर फिर गाजियाबाद अलग हो जाती है। उसके बाद फिर लगातार यहाँ बीजेपी से सांसद बनते हैं। मतलब बसपा यहाँ कभी सांसद नहीं जिता पाई। ऐसी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बागपत की बात करूँ, तो बागपत में भी यहाँ 1967 से लेकर, क्योंकि हमारा रघुवीर शास्त्री सबसे पहले जनसंघ से सांसद बने थे, उसके बाद में लगातार भाजपा और कांग्रेस और रालोद के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा। हालांकि सबसे ज्यादा जो बागपत में लोकसभा के जीते पहले कांग्रेस को, और फिर सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग जीते यहाँ।
क्योंकि चौधरी चरण सिंह का अपना गृह जनपद है, यहाँ भी बसपा का कोई जादू नहीं चला। मतलब मेरठ में सिर्फ एक बार सांसद बने हैं बसपा के 2009 में, कोई जादू यहाँ भी नहीं चल पाया। और जो उनकी अपनी सीट है हापुड़ गाजियाबाद, वहाँ से कभी आज तक कोई बसपा का सांसद नहीं हुआ, बागपत से कभी कोई आज तक सांसद नहीं हुआ, और जहाँ जो बुलंदशहर सीट थी वहाँ भी कभी बसपा का सांसद नहीं कोई बन पाया। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या रीजन है कि बसपा अपने घर में कभी खाता नहीं खोल सकी।